नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना छठा लेसन जिसमें हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। मेरी आपको एक एडवाइस है, आप इस वीडियो को बस एक मूवी की तरह ना देखें। जो भी मैं वीडियो में सिखाता हूँ आप उसको अपने कोड में ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एक टेबल में क्या होता है। टेबल हमें किसी सेट ऑफ डेटा को रोज और कॉलम्स की मदद से समझने में या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंपनी की सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, टीवी शेड्यूल्स या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के रिजल्ट्स इत्यादि। चलिए एक एग्जांपल से टेबल को गहराई में समझते हैं और देखते हैं कि एक टेबल इतना पावरफुल क्यों होता है। दोस्तों, ये एक आईपीएल का पिक्चर है जो हमारे सामने एक टेबल की फॉर्म में है। हम इस टेबल से बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि हैदराबाद में सबसे पहला मैच किस तारीख को खेला जाना है, तो आप अपने टेबल में वेन्यू कॉलम में जाकर हैदराबाद ढूंढेंगे और फिर उसी रो में उसकी डेट जो होगी वो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगी कि मार्च 29 को खेला जाना है। या अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि 29 मार्च को सनराइजर्स के खिलाफ कौन सी दूसरी टीम खेलेगी, तो आप मुझे टेबल में रेफर करके बता सकते हैं कि 29 मार्च को सनराइजर्स के खिलाफ अवे टीम में राजस्थान रॉयल्स खेलेगी। आपने देखा इस टेबल की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम कैसे आंसर कर सकते हैं। इसलिए टेबल्स की मदद से हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन खोजनी हो तो वो हम उस टेबल में ढूंढ सकें। टेबल में जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम कॉलम, और टेबल के हर एलिमेंट को हम कहते हैं सेल। और ये जो आप ऊपर ऑरेंज कलर में देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टेबल हेडर, जो हमें उस कॉलम के बारे में ये बताता है कि जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या वो डेटा टाइम है, वेन्यू है या कुछ और है। अगर हमारे टेबल में हेडिंग नहीं होगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो डेटा क्या है। चलिए बात करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर की। अपने कोड में हम टेबल ड्रॉ करने के लिए देते हैं टेबल टैग। टेबल के अंदर जो भी कंटेंट लिखे जाते हैं वो रो बाय रो लिखे जाते हैं। तो अपनी पहली रो के लिए हम डालते हैं टीआर टैग, जिसकी फुल फॉर्म है टेबल रो। मैंने आपको बताया कि रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। रोज के सेल के अंदर डेटा डालने के लिए हम यूज करते हैं टीडी टैग, जिसका मतलब होता है टेबल डेटा। अपना डेटा डालकर हम टीडी टैग को वहीं क्लोज कर देते हैं और फिर दूसरा टेबल डेटा डालने के लिए नया टैग ओपन कर लेते हैं। जब हम अपनी रो के सारे सेल्स में डेटा डाल लेते हैं, तब हमें अपनी रो क्लोज करनी होती है टीआर टैग की मदद से। उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम डालते हैं अपनी एडिशनल रोज, और लास्ट में अपने टेबल को इसके क्लोजिंग टैग की मदद से बंद कर देते हैं। मान लेते हैं दिल्ली में एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें वीकडे पर जो प्राइस है वो 500 रुपये रखी गई है, और वीकेंड पर जो प्राइस है वो 700 रुपये रखी गई है। किसी एक हफ्ते में सारे वीकडेज मिलाकर 620 लोग आए, और उसी हफ्ते में वीकेंड में 580 लोग आए। जो टोटल कलेक्शन हमारी वीकडे में हुई वो हुई 3,10,000 की, और जो वीकेंड में कलेक्शन हुई वो हुई 4,06,000 रुपए की। तो इस इंफॉर्मेशन का टेबल कैसे बनाया जाएगा? क्या आप इस इंफॉर्मेशन का अपने दिमाग में या पेन पेपर पर इसका टेबल बना सकते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइए और ट्राई कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। इसका टेबल कुछ इस टाइप से बनेगा। हमारा पहला पॉइंट कहता है कि टिकट की जो प्राइस है वीकडे में वो है 500 रुपये, और वीकेंड पे वो है 700 रुपये। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि जो हमारे विजिटर्स हैं वो वीकडे में 620 आते हैं और वीकेंड पर 580 आते हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारा टोटल कलेक्शन हुई वीकडेज में 3,10,000 की हुई, और वीकेंड पर 4,06,000 की हुई। तो ये बन गया हमारा पूरा टेबल।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला सेल है ये एकदम खाली है। ये इंटेंशनली दिया गया है ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ढंग से डिस्प्ले कर सकूं। अब इस पूरे टेबल्स में ये सारे जो रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं ये सेल्स कहलाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 6 सेल्स ये है मेरे डेटा, ये भी मेरा डेटा है, ये भी डेटा है और ये भी मेरा डेटा है। अब इस डेटा को मीनिंग देने के लिए हमने यूज करे हैं अपने टेबल में हेडर्स। ये भी हेडर्स हैं और ये भी हेडर्स हैं। अगर मान लो मैं ये हेडर्स ना दूं तो क्या आप इस डेटा से कुछ समझ पाओगे कि ये है क्या? आप अकेले डेटा से मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको हेडर्स देने ही होंगे। आप देख सकते हैं जो भी मेरे बोल्ड में है वो मेरे हेडर्स हैं, लेकिन जो वीकडेज वाला हेडर है वो मेरा इस कॉलम का हेडर है। इसको मैं कहूंगा टेबल हेडर ऑफ कॉलम, टेबल हेडर कॉलम। और वीकेंड्स है ये मेरा इस कॉलम का हेडर है, तो ये भी मेरा क्या हुआ? टेबल हेडर ऑफ दिस कॉलम। जो मेरा प्राइस है वो मेरा इस रो का हेडर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल हेडर ऑफ दिस रो, इस रो का हेडर। इसी तरह से विजिटर्स इस रो का हेडर है और टोटल इस रो का हेडर है। ये जो THR और THC मैंने लिखे हैं और ये जो D मैंने लिखा है इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसका कोड में कहीं यूज नहीं होता, ना ये कोई एट्रीब्यूट है, ना ये कोई टैग है, ना ये कोई एलिमेंट है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये टेबल हेडर है किसका? कॉलम का। ये टेबल हेडर है इस कॉलम का, ये टेबल हेडर है इस रो का, ये टेबल हेडर है इस रो का और ये टेबल हेडर है इस रो का। तो अब बात आती है कि टेबल के हेडर को कैसे डिफाइन करते हैं। अपने हेडर को कोड में डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं th टैग यानी टेबल हेडर, और उसके अंदर देते हैं स्कोप जिसकी वैल्यू होती है रो या कॉलम। क्योंकि हमारा वीकडे कॉलम था तो हमने इसका स्कोप कॉलम दिया, और उसी तरह से वीकेंड हमारा कॉलम था तो हमने उसका स्कोप भी कॉलम दे दिया। चलिए फ्रेंड्स अपने कोड में भी टेबल बनाकर देख लेते हैं। तो पहले बनाऊंगा मैं एक नई फाइल और उसको मैं सेव करूंगा टेबल डॉट HTML। अब देंगे यहाँ पे हम वही अपना HTML, टाइटल दे देते हैं टेबल लेसन, सीधे चलते हैं अपनी बॉडी में। इसमें एक हेडिंग दे देते हैं H3 की, अम्यूजमेंट पार्क कलेक्शंस। कंट्रोल शिफ्ट H दबाकर प्रीव्यू भी ऑन कर लेते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये प्रीव्यू कैसे आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे ये प्लगइन इंस्टॉल करी जाती है आइटम में, जिसमें आप साथ के साथ अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना टेबल, और टेबल बनाने के लिए मैं दूंगा टेबल टैग। अब सबसे पहले मुझे अपने टेबल में रो देनी है, तो रो देने के लिए मैं क्या देता हूँ? tr टैग। tr टैग के बाद मुझे इसमें हेडिंग्स डालनी है। रो तो मुझे स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, रो के अंदर मैं दूंगा अपने हेडर्स। तो मुझे अपना पहला सेल खाली छोड़ना है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने अपना पहला सेल खाली छोड़ना है, तो इसके लिए मैं दूंगा th और इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इसके बाद मैं अपना दूसरा हेडर दूंगा th, जिसमें मैं दूंगा वीकडेज। इसको मैं यहाँ पर दूंगा स्कोप, और क्योंकि ये मेरा कॉलम का है तो मैं इसे कॉलम का स्कोप दे दूंगा। अब इसी तरह से मैं अपना दूसरा हेडर दूंगा, th करूंगा, इसको दूंगा मैं वीकेंड्स, इसको मैं दे देता हूँ 2, और th के स्कोप में दे देता हूँ फिर से कॉलम।
मेरे 2 कॉलम्स के हेडर तैयार हो गए हैं। अब मैंने ये यहाँ पर मैंने रो क्लोज कर दी। अब मैं जाऊंगा अपनी दूसरी रो में। दूसरी रो के लिए मैं फिर से दूंगा रो का ओपनिंग टैग, और अब जो मेरा पहला हेडर होगा वो होगा मेरा प्राइस, और इसका जो स्कोप होगा वो होगा रो। इसके बाद अब मुझे देना है डेटा, तो मैं टीडी टैग की मदद से दूंगा टेबल डेटा, और अपने पहले कॉलम का मैं डेटा दूंगा 500 रुपये। रुपीज़ के लिए सिंबल लगाने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में लिखना है आपको रुपी सिंबल, और वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। और फिर दूसरा अपना डेटा डालने के लिए दूसरा एलिमेंट, फिर वही रुपी सिंबल और 700 रुपये। ये हो गया मेरा पहली रो। और दूसरी रो के लिए मैं फिर से डालूंगा TR टेबल रो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे हम कोड लिखते हैं और हमारा कोड लंबा होता है तो इसके लिए हमें कमेंटिंग यूज़ कर लेनी चाहिए। तो कमेंटिंग क्या होती है? कमेंटिंग की मदद से आप अपने आप को समझाने के लिए या किसी और को समझाने के लिए कोड के अंदर इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी समझने में आसानी रहे कि आपने ये कोड कहाँ और क्यों यूज़ किया है। तो कमेंट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारा ऐसा सिंबल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल हेडर रो, दिस इज माई टेबल हेडर रो। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैंने यहाँ पर भी एक कमेंट डाल दिया। अब हम डालेंगे अपनी फिर से वही हेडिंग, और इसके स्कोप में दे देंगे हम रो, और इसको हम हेडर देंगे क्या? विजिटर्स का। उसके बाद हम देंगे डेटा टीडी। वीकडेज पे विजिटर है हमारे 620। रो के इस कॉलम के लिए हम दूसरा डेटा देंगे 580। फिर उसके बाद एक तीसरा और देंगे, स्कोप देंगे इसको रो, और ये है हमारा टोटल। और यहाँ पर हम इसको एम्फेसिस भी दे सकते हैं, प्राइस एक्स विजिटर। डेटा डाल देंगे इसमें। डेटा के लिए टीडी टैग यूज़ करेंगे। डेटा था हमारा रुपीज़ का सिंबल 3,10,000, और दूसरे डेटा में आएगा हमारा रुपी का सिंबल 4,06,000। दोस्तों ये टेबल तो बन गया, लेकिन इसमें लाइंस नहीं आ रही हैं। लाइंस वैसे हम CSS में ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए लाइंस इसमें डाल देता हूँ। तो लाइंस डालने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टेबल बन गया है। ये मेरा पहला सेल है जो मैंने एम्प्टी छोड़ा है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक हेडर दिया है। पहली रो का पहला हेडर ब्लैंक, और फिर उसके बाद कॉलम का हेडर, और फिर इस कॉलम का हेडर, और ये है सब मेरा एक ही रो में। यहाँ पे रो क्लोज करी। उसके बाद इस रो में मैंने पहले अपनी रो का हेडर दिया प्राइस, और फिर उसके बाद डेटा दिया 500 और 700, 500 और 700, और फिर अपने सेकंड डेटा रो के अंदर मैंने दिया पहले रो का हेडर विजिटर्स, और उसके अंदर दिया मैंने डेटा 620 और 500 का। और इसी तरह से मैंने तीसरी डेटा रो में मैंने दिया अपना रो का हेडर टोटल प्राइस इनटू विजिटर्स, और डेटा दिया मैंने
TD की मदद से 3,10,000 और 4,06,000। तो ये बन गया मेरा टेबल। अब मान लेते हैं अगर बात आती है कि मुझे दो सेल्स को आपस में मर्ज करना हो तो मैं क्या करूंगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट। स्पैनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का दायरा। जैसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि किसी की आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जैसे कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन होता है 70 साल। तो मैं अपने कोड में HTML को ये बता सकता हूँ कि ये जो फिगर है अभी एक कॉलम का सेल ले रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम के सेल में आ जाए, तो उसको मैं स्पैनिंग से कर सकता हूँ। इसके लिए यूज करेंगे हम एक और रो। इसका हम दे देते हैं हेडर। इसका जो टोटल है वो आता है करीबन 7,16,000 के अराउंड। अब आप देख सकते हैं ये मेरा एक सेल में आ गया और ये मेरा खाली है। मैं चाहता हूं कि ये मेरा दोनों सेल में आ जाए क्योंकि मुझे इस सेल की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटा को दूंगा कॉलस्पैन का एट्रीब्यूट और इसमें मैं बताऊंगा कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। तो मेरे मेरे को मेरा अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो एक है ही, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दो कॉलम्स की जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा दो। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो 7,16,000 है वो एक ही सेल में आ गया है। इसको और अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक एट्रीब्यूट और दे सकता हूँ अलाइन। इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू। आपने गौर किया कि यहाँ पे अलाइन मेरा ऑटो सजेशन में नहीं आ रहा है। इसका मैं रीज़न आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी इसको यूज़ करते हैं सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया है और इसको इटैलिक भी कर लेते हैं या बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम यूज़ करते हैं बोल्ड टैग। तो ये बन गया हमारा टेबल HTML में। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार जान लेते हैं कि अगर HTML की प्रोग्रामिंग के वक्त हम कहीं फंस जाएं, हमें कोई टैग या एट्रीब्यूट समझ ना आ रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं। उस केस में हम HTML के डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी डिटेल्स का लेखा चिट्ठा होता है। तो HTML का डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा गूगल में और वहाँ टाइप करना होगा HTML डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको ये developer.mozilla.org वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये खुल गया मेरा HTML का डॉक्यूमेंटेशन। मान लेते हैं मुझे टेबल एलिमेंट समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेफरेंसेस में जाऊँगा, यहाँ पर HTML के एलिमेंट्स में जाऊँगा और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स HTML लैंग्वेज में हैं ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं और उनकी डिटेल्स भी दी हुई है। इसमें आप कुछ एलिमेंट्स के आगे ये डस्टबिन का साइन देख रहे होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज एन एब्सोल्यूट API एंड इज नो लॉन्गर गारंटीड टू वर्क। तो इसका मतलब ये है कि ये पुराने, आज से पहले जो HTML 1 2 3 चल रहे थे उसमें तो यूज होती थी, लेकिन अब ये खारिज कर दी गई है। तो किसी ब्राउज़र में चल जाती है, किसी में नहीं चलती। तो अगर दिया हुआ है और अगर आपके ब्राउज़र में नहीं चल रही हो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वो उसका एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा है ये डिसलाइक वाला सिंबल। डिसलाइक नहीं है ये इसको कहते हैं डेप्रिशिएटेड। तो इसमें लिखा है दिस डेप्रिशिएटेड API शुड नो लॉन्गर बी यूज्ड बट विल प्रोबेबली वर्क। इसका मतलब ये है कि ये काम तो करेगा लेकिन प्रेफर नहीं किया जाता कि आप इसको यूज़ करें। तो चलते हैं अपने टेबल में। ये आ गया हमारा टेबल। टेबल हमने खोला और आप इसमें देख सकते हैं कि टेबल के अंदर क्या-क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये सारे डेप्रिशिएटेड हैं, जैसे अलाइन। आपको याद है मैंने यूज़ करा था अलाइन, जिसमें मैंने कहा था मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो अलाइन हमारा इसलिए ऑटो सजेशन में नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक डेप्रिशिएटेड एट्रीब्यूट बन चुका है, मतलब कि अब ये यूज़ नहीं होता। बैकग्राउंड कलर इसी तरह से यूज़ नहीं होता। लेकिन
हमें ऐसा काम करना तो होगा कि हमें बैकग्राउंड कलर डालना हुआ टेबल में या बॉर्डर डालना हुआ, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे HTML खुद कह रहा है कि टू अचीव दिस सिमिलर इफेक्ट यूज CSS। HTML का डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि आप CSS यूज करिए, ये सिर्फ मैं आपको नहीं बोलता हूँ। आप इसके साथ यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स में भी देख सकते हैं कि इसके टेबल के सारे टैग्स जो हमने यूज करे अब तक वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने टेबल हेडर का आपको टैग दिखाया था, इसमें मैं जाता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने यूज करा था अभी। आप देख सकते हैं मैंने कॉलम स्पैन यूज करा था अभी हाल ही में 7,10,000 रुपए को दिखाने के लिए। मैंने स्कोप का एट्रीब्यूट यूज किया है और मैंने अलाइन का भी एट्रीब्यूट यूज किया था, लेकिन ये खुद कह रहे हैं यहाँ पर टू अचीव द सेम इफेक्ट अप्लाई द CSS, कह रहा है CSS में करना है आपको। इसके अलावा कुछ और टैग्स भी होते हैं HTML में, जैसे कि टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, और इनका काम होता है कि टेबल के हेडर्स को और फुटर्स को और बॉडी को, तीनों को सेपरेट रखना। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेड, टी बॉडी का मतलब होता है टेबल बॉडी और टी फुट का मतलब होता है टेबल फुटर। कोड में देख लेते हैं कि हम कैसे इन तीन एलिमेंट्स को, यानी कि टेबल के हेडर को, टेबल की बॉडी को और टेबल के फुटर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है जब हम CSS यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली टेबल के किसी हेडर को या किसी फुटर को या उसकी बॉडी को एक ही बारे में स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे करा जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक नया टेबल। इसके बाद मैं इसमें दूंगा टेबल हेड। टी हेड की मदद से टेबल हेड में मैं दूंगा अपना हेडर का सेल, जिसमें मैं दूंगा नेम। इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। दूसरा हेडर मैंने उसी रो में दे दिया एज का। तो ये मेरा हेडर तैयार हो गया। अब ये टेबल में एक ग्रुप बन गया है हेड का। अब मैं दूंगा बॉडी। ये देख सकते हैं टी बॉडी, टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर में डेटा देना है, तो हमें सीधा TD लिखना है। नाम दे देते हैं सीता और एज के लिए दूसरा डेटा देते हैं 34। लेकिन इससे पहले, डेटा से पहले हमें रो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 रोज बनाएंगे इसमें। इस रो को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो कोड है वो बहुत ही आड़ा तिरछा सा दिख रहा है सारे में। जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो इसको एक प्रॉपर वे में हम अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपने पूरे कोड को, फिर जाते हैं एडिट में, फिर लाइंस में और फिर क्लिक करते हैं ऑटो इंडेंट पे। आपने देखा ये कोड मेरा अब एक स्ट्रक्चर में आ गया है, अलाइन हो गया प्रॉपरली। तो ये टी बॉडी है, उसके बाद टी आर यहाँ खुल रहा है, फिर इसके अंदर खुल रहा है, तो हमें पता चल रहा है। तो ये हमें कर लेना चाहिए। अब हम देंगे एक और रो टी आर। इसके अंदर हम देंगे PD और इसमें देंगे राम PD 38। ये सेपरेट होगी हमारी बॉडी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये टेबल हेड है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये टेबल बॉडी है हमारी। ये टेबल रोज हो गई, टेबल बॉडी क्लोज हो गई यहाँ पर। और अब हम डालेंगे टेबल फुटर या फुट। ये सारा काम अभी हमारे टेबल के अंदर ही हो रहा है। तो टेबल फुट के लिए हम डालते हैं टी फुट, फिर इसके अंदर डालते हैं TR, फिर डालते हैं हम अपनी हेडिंग, जिसमें हम डालेंगे एवरेज एज, फिर डेटा देंगे हम 36। तो आपने देखा कि मैंने अपनी एक टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, हेडर, बॉडी और फुटर। तो ये 3 टैग की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। टेबल्स का जो टेबल्स का जो यूज़ होता है वो सिर्फ डेटा दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि लेआउट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो आप इस वेबसाइट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट को अगर गौर से देखें तो ये एक टेबल है, ये पूरा एक कॉलम है, ये भी पूरा एक कॉलम है। उसी तरह से इस रो में ये एक पूरा कॉलम है, ये भी एक पूरा कॉलम है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक लेआउट भी टेबल की तरह ही होता है। जब हम वेबसाइट का प्रोजेक्ट करेंगे और उसमें अगर मैं लेआउट बनाने के लिए टेबल का यूज़ करने लगूँ, तो आप हैरान मत होना। अगर इसके अलावा आप टेबल के साथ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन की मदद से अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए। आप बिल्कुल फ्री हैं और स्वतंत्र हैं। तो ये था दोस्तों HTML के टेबल्स के बारे में। आपने देखा कि हम कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं, आपको मैंने ये भी दिखाया कि ऑटो इंडेंट कैसे कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि एक टेबल को ना सिर्फ डेटा के लिए बल्कि लेआउट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।